हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक विद सेल का थर्ड लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं सेल की शेप क्या होती है, सेल का वॉल्यूम क्या है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स कैसे अवेलेबल हैं सेल के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम इस पूरे लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है सेल का तो आप देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। और ये लेक्चर आपका सीबीएसई के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए, जिन भी क्लासेस के अंदर सेल चैप्टर अवेलेबल है उन सभी के लिए हेल्पफुल है। सो आज हम जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है सेल शेप। जो पहला टॉपिक है उसका नाम है सेल शेप। अब सेल की शेप डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करती है, क्योंकि एज हमें अलग अलग चीज़ें, इतना तो मतलब आप लोगों को अभी तक अंदाज़ा भी मिल गया होगा, बाकी चैप्टर में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो सेल की जो शेप है वो एक जैसी नहीं, मतलब कि सारे के सारे जो सेल्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने देखा हो तो एक नर्व सेल होता है जिसको हम लोग नर्वस सेल भी बोलते हैं, ठीक है। जिसको अगर मैं नेम देना चाहूँ तो या तो मैं उसे नर्व सेल लिख सकता हूँ या तो मैं उसे न्यूरॉन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन और नर्व सेल है इसका अगर स्ट्रक्चर आपने देखा हो तो इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इसका स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पर फिर उसके बाद ये एक डेंड्राइट जो है वो एलोंगेट हो जाती है, और इस डेंड्राइट के एलोंगेट होने पे क्या होता है, एक्सॉन बन जाता है, है ना। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये एक तरीके का सेल हो गया, ठीक है। इसकी शेप अलग है। फिर हमारे आ जाते हैं मसल सेल। मसल सेल्स जो होते हैं उनकी शेप कुछ इस तरीके की होती है। फिर आरबीसीज, आरबीसीज की शेप कुछ इस तरीके की होती है, समझ आ रहा है। इसके बाद अगर मैं डब्ल्यूबीसीज की बात करूं तो डब्ल्यूबीसीज की कोई शेप ही नहीं, इरेगुलर शेप की है। तो इतने सारे वैरायटी जो हमें शेप के देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ इस सेल की शेप ऐसी है, यहाँ इस सेल की शेप ऐसी है, यहाँ इस सेल की शेप ऐसी है और यहाँ पर ऐसी देखने को मिल रही है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये सारे के सारे टाइप के सेल्स एक ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि मेरी बॉडी के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सेल्स हैं वो अवेलेबल हैं। मतलब कि कुछ ऐसा फैक्टर होता होगा जिसके बेसिस पे क्या है, ये सेल की शेप जो है वो डिपेंडेंट होती है। तो बेसिकली वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे सेल की शेप डिपेंडेंट करती है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स या फिर सेल जिनके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर हमें सेल की शेप, जिनकी सेल की शेप हमेशा वेरिएबल रहती है। कैसे रहती है, शेप वेरिएबल रहती है, मतलब कि उनकी कोई फिक्स शेप नहीं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं उनकी, बदलती रहती हैं उनकी शेप्स। ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म है बड़ा ही फेमस है, अमीबा। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसा टाइप का ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल होता है इसके अंदर सिर्फ, और वो सेल भी कैसा होगा, इरेगुलर शेप का होगा। कैसा होगा, इरेगुलर शेप का, मतलब कि कोई शेप ही नहीं है, चेंज करता रहता है अपनी शेप को, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ व्हाइट ब्लड सेल्स का। और व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या केस है, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में हमने जब भी पढ़ा है, व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको हम लोग डब्ल्यूबीसीज भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो यहाँ तो आप इनको डब्ल्यूबीसीज बोल दीजिए, डब्ल्यूबीसीज नहीं बोल रहे हैं तो आप इनको व्हाइट ब्लड सेल्स एक्सपेंड करके बोलते हैं इनको हम लोग, और एक और नाम इनका क्या है, ल्यूकोसाइट्स। अच्छा, अब जो ल्यूकोसाइट्स हैं इनकी शेप कैसी है, इनकी शेप कैसी है, इनकी शेप कोई फिक्स शेप नहीं है, इनकी भी शेप इरेगुलर है। कैसी शेप है इनकी, इरेगुलर शेप है। बट हमेशा इनकी शेप इरेगुलर नहीं होती है जब ये सर्कुलेशन करते हैं, बट व्हेन दे आर सर्कुलेटेड, जब इन सेल्स को सर्कुलेट किया जाता है तो दे ऑलवेज अवेलेबल
इन नॉर्मल सर्कुलर शेप, इन नॉर्मल सर्कुलर शेप, मतलब कि नॉर्मल शेप में होंगे, उस टाइम पे इनकी शेप सर्कुलर होगी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर ये स्टेगनेंट है, मतलब कि रुके हुए हैं कहीं पर ये WBCs, तो उस टाइम पे क्या होता है, व्हेन WBCs आर एट रेस्ट, कहाँ पर है, रुके हुए हैं कहीं पे, RBCs फ्लो नहीं कर रहे हैं, सर्कुलेट नहीं हो रहे हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, WBCs, देन WBCs will grow pseudopodia, क्या जनरेट कर लेंगे वो, सूडोपोडिया जनरेट कर लेंगे, कौन, WBCs। अच्छा, अब सूडोपोडिया हमने किस में पढ़ा होगा, अमीबा के अंदर पढ़ा होगा। अमीबा के अंदर अगर आपको याद हो, जब अमीबा न्यूट्रिशन करता है अपना, तो अमीबा न्यूट्रिशन के टाइम पे क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बनाता है, उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडो का मतलब क्या होता है, सूडो का मतलब है फॉल्स, सूडो का मतलब क्या है, फॉल्स, और पोडिया का मतलब क्या होता है, फीट, फॉल्स फीट, मतलब कि ये नकली पैर हैं एक तरीके के। सेम वेज WBCs के अंदर भी सूडोपोडिया देखने को मिलता है, जिसकी वजह से WBCs की जो शेप है वो इरेगुलर लगती है, कैसी लगती है, इरेगुलर। क्लियर है। तो ये दो ऑर्गेनिजम्स हमने डिस्कस किए, जो कि ऑर्गेनिजम्स तो नहीं बोलेंगे, इनको हम लोग सेल बोल सकते हैं। ये ऐसे दो टाइप के सेल्स हैं हमारे, जिनके अंदर हमें इरेगुलर शेप देखने को मिलती है। क्लियर है ये चीज़। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, मतलब कोई डाउट हो तो आप वो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जिनके अंदर हमारी सेल की शेप हमेशा फिक्स रहती है, मतलब उनकी शेप बदलेगी नहीं, एक फिक्स शेप रहेगी। ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स, अब ये देखिए, ऑर्गेनिजम्स विद फिक्स्ड सेल शेप, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल की जो शेप है वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। कैसी रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। अब कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी शेप फिक्स्ड रहती है। पहला ऑर्गेनिज्म हम लोग बात करते हैं पैरामीशियम। कौन सा ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम। पैरामीशियम का अगर मैं शेप ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका। अच्छा, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये भी क्या है, जितने भी ऑर्गेनिज्म अभी बता रहा हूँ सारी सारी यूनिसेलुलर है, तो ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब अगेन मैं बता देता हूँ, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। कैसे ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम बात कर रहे हैं पैरामीशियम की। पैरामीशियम की जो शेप है ना वो हमेशा ऐसी रहती है, ये कभी भी बदलेगी नहीं, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको जो स्टार स्टार टाइप के दिखाई दे रहे होंगे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इनका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन करने का, जो कि आपके सिलेबस के अंदर आई डोंट थिंक सो कि है, बट फिर भी आप डिस्कस मतलब समझ लो। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस मेंटेन करना, ठीक है। ये इसका माउथ है, जिसको हम लोग गलेट भी बोलते हैं, ठीक है। कैसा होता है ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक होता है, पानी में रहता है, ठीक है। इसके बॉडी के बाहर की तरफ आपको फाइन हेयर्स दिखाई दे रहे हैं, ये फाइन हेयर्स सीलिया होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। सीलिया क्या काम करते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है इनके, तो सीलिया क्या करते हैं, सीलिया मूवमेंट में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करेंगे, मूवमेंट में हेल्प करेंगे। किस चीज़ में हेल्प करेंगे, मूवमेंट में। तो बेसिकली ये था हमारा ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, फिक्स्ड शेप के साथ में प्रेजेंट होते हैं, इनकी शेप बदल नहीं सकती है, और ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है यूग्लिना। क्या है,
यूग्लिना। अब देखो, यूग्लिना जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हमें क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? क्लोरोफिल। मीन्स यूग्लिना क्या कर सकता है? यूग्लिना इज फोटोसिंथेटिक। यूग्लिना कैसा है? फोटोसिंथेटिक है, मतलब कि अपना फोटोसिंथेसिस कर सकता है और खाना बना सकता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकता है। यूग्लिना के केस के अंदर अगर आप देखोगे तो यूग्लिना कुछ इस तरीके का दिखता है। इस तरीके का होगा, ठीक है। इसके अंदर ये जो दिख रहा है आपको विप लाइक स्ट्रक्चर, विप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको हम लोग। ये विप लाइक स्ट्रक्चर क्या है? विप का मतलब क्या होता है? चाबुक, ठीक है। तो ये विप लाइक स्ट्रक्चर है। विप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला। ये क्या है? फ्लैजिला। दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हम लोग कंपेयर करें, इसके अंदर मूवमेंट कराने के लिए हमारे पास सीलिया था, इसके अंदर मूवमेंट कराने के लिए हमारे पास फ्लैजिला है, ठीक है। ये हमारा नॉन फोटोसिंथेटिक था, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो सकती है एज इसके अंदर हमारे पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। क्लियर है? ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? ये भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इनके अंदर एक चीज और देखने को मिलेगी, वो क्या है कि ये भी हमारा, दोनों ही ऑर्गेनिजम्स हमारे जिनकी शेप मेंटेन है, इसकी भी शेप एकदम फिक्स्ड रहती है, कभी बदलती नहीं है, इसकी भी शेप हमेशा फिक्स रहती है, ये भी कभी बदलती नहीं है। तो ये कुछ ना कुछ तो फैक्टर होगा ना, जिससे कि हमारी इन ऑर्गेनिज्म की जो शेप है वो फिक्स्ड रह रही है। इनकी शेप, दिस फिक्स्ड शेप ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, इन ऑर्गेनिजम्स की जो शेप है is maintained by plasma membrane। मतलब क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म हो गया, ये ऑर्गेनिज्म हो गया, इनकी फिक्स शेप कैसे रहती है? इनकी शेप कभी बदल क्यों नहीं जाती है? मतलब कि जैसे कि अमीबा की शेप है, हमेशा बदलती रहती है, ठीक है। WBCs की शेप है, बदलती रहती है। तो इनकी शेप बदल क्यों नहीं जाती है? इनकी शेप इसलिए नहीं बदल जाती है क्योंकि इनके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर क्या करती है? इनकी शेप को फिक्स्ड रखती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? दिस लेयर, ये वाली लेयर जो देखिए बाहर वाली, ये लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये लेयर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बट अभी आप ये समझो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? इन ऑर्गेनिज्म की एक फिक्स शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एनसीईआरटी सब बच्चे खोल के बैठेंगे, एनसीईआरटी के बिना तो भाई पढ़ाई नहीं हो सकती। एनसीईआरटी खोल के बैठेंगे सारे के सारे। एनसीईआरटी के साइड में ना स्पेस होता है वाइट कलर का खाली, वहाँ लिख लिया करो ये नोट्स वगैरह जो मैं समझा रहा हूँ। बाकी साथ के साथ रीडिंग वगैरह भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे जो नोट्स हैं जिनसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ वो तो लखवीर सिंह से बनाए हुए हैं मैंने, तो उनमें थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल्स भी होती हैं। बट आप एनसीईआरटी को थॉरली रीड ज़रूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं सेल के साइज को। सेल साइज, सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स की अगर हम लोग बात करें तो वो है बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे छोटे, बैक्टीरिया से भी छोटे अगर हम लोग देखें, आप कई बच्चे मैसेज करने लग जाएंगे, तो बैक्टीरिया से भी छोटे वायरसेस होते हैं, वायरसेस से भी छोटे वायरॉन्स होते हैं। बट अगेन वायरॉन्स हमारे सिलेबस में है नहीं, वायरसेस हैं हमारे सिलेबस के अंदर, तो हम बोल सकते हैं वायरसेस सबसे छोटे हैं। वायरसेस से बड़े कौन है? बैक्टीरिया से। बट वैसे देखा जाए तो वायरसेस से भी छोटे वायरॉन्स प्रेजेंट हैं। बट हम अभी बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं कि बैक्टीरिया का साइज कितना होता है। बैक्टीरिया का जो साइज है वो माइक्रोमीटर्स में होगा। किस में होगा?
माइक्रोमीटर्स में, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज बैक्टीरिया का शेप, बैक्टीरिया का साइज किस में होगा, माइक्रोमीटर्स के अंदर देखने को मिलेगा। अब जो बैक्टीरियाज हैं ये कितने, मतलब माइक्रोमीटर्स में भी अगर है तो कितने होंगे, वो हमारे 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक होंगे। कितने होंगे, 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 0.5 माइक्रोमीटर के होंगे। बाकी अगर हम लोग देखें तो इनसे सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स बड़े ही होंगे, मतलब कि बैक्टीरियाज हो गए, बैक्टीरियाज के बाद क्या आते हैं हमारे, और नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो हमारे प्लांट सेल्स आ जाएंगे, ठीक है, एनिमल सेल्स आ जाएंगे। ये सारे के सारे नियरली अबाउट क्या होते हैं, सेम ही साइज के होते हैं, ठीक है। कुछ सेल्स हैं जिनकी साइज क्या होते हैं, बड़े भी होते हैं, जैसे ये नर्व सेल हो गए हमारे, ठीक है। अगर हम लोग लार्जेस्ट प्लांट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट प्लांट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट प्लांट सेल इज ओव्यूल ऑफ साइकस, ओव्यूल ऑफ साइकस। साइकस का जो ओव्यूल होता है, साइकस क्या है, साइकस एक टाइप का प्लांट है, साइकस क्या है, एक टाइप का प्लांट है, ठीक है। तो उसका ओव्यूल, ओव्यूल क्या होते हैं पता है ना, अब ये वाला डायग्राम पढ़ा होगा शायद, नहीं पढ़ा है तो कोई नहीं, पढ़ा देंगे। इस तरीके का होता है, इसके अंदर ये होते हैं, तो ये ओव्यूल्स हैं अंदर, ये जितने भी दिख रहे हैं ये सारे के सारे ओव्यूल्स हैं, ये सारे क्या हैं, ओव्यूल्स। तो ऐसे ही साइकस के प्लांट के अंदर भी ओव्यूल्स होते हैं, वो ओव्यूल्स सबसे बड़े साइज के प्लांट सेल्स हैं, इनसे बड़े कोई प्लांट सेल्स अवेलेबल नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सेल के स्ट्रक्चर की। सेल स्ट्रक्चर क्या होता है देखो, सेल स्ट्रक्चर की बात करनी है हमने। सेल स्ट्रक्चर क्या है, सेल स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। सेल का स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना है। कितनी चीज़ों से, 3 मेजर पार्ट्स हैं, 3 मेजर पार्ट्स। कौन कौन से 3 मेजर पार्ट्स हैं, पहला है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड पार्ट इज न्यूक्लियस एंड थर्ड पार्ट इज साइटोप्लाज्म। ये 3 चीजें मिलकर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, सेल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती हैं। अब सेल के स्ट्रक्चर के अंदर मुझे क्या क्या चीजें और देखने को मिलेंगी, अगर मैं इस सेल को ऐसे ड्रॉ करूं, इसके बीच में एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी होगी, इस डार्कली स्टेन्ड बॉडी को मैं क्या बोलता हूँ, न्यूक्लियस बोलता हूँ। न्यूक्लियस को हटाकर, न्यूक्लियस को हटाकर जितना भी ये स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस को हटाकर जितना भी ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलता हूँ, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और बाहर की तरफ आपको दिख रहा है ये बाउंड्री, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये 3 मेजर पार्ट्स हैं जो क्या करते हैं, सेल को बनाते हैं। तो ये सेल के ऑर्गेनल्स है बेसिकली, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझिए कि जो आउटर कवरिंग है, मान लो ये हमारी सेल है, सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल को होल्ड करेगा, जेनेटिक मटेरियल को होल्ड करता है, डीएनए, क्रोमोसोम्स, इन सब चीजों। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड है जिसके अंदर क्या है, ऑर्गेनल्स सस्पेंडेड रहती है, ऑर्गेनल्स
सस्पेंडेड रहती है, मतलब कि इसके अंदर ऑर्गेनल्स ना लटकी हुई है, टंगी हुई है एक तरीके से, क्योंकि ये जेली लाइक है, सेमी विस्कस है, ना ज़्यादा बोल सकते हैं हार्ड है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब कि एक ना वैसे स्लाइमी स्लाइमी सा लेयर है, ये जेली लाइक है। इसके अंदर ऑर्गेनल्स क्या होती हैं, सस्पेंडेड होती हैं। अब ऑर्गेनल्स क्या है, ऑर्गन्स ऑफ सेल, ऑर्गन्स ऑफ सेल मतलब कि सेल के जो ऑर्गन्स हैं, जिनके नाम मैंने पहले भी आपको बताए थे, राइबोसोम्स हो गए, और क्या कहते हैं इसको हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स हो गए, ठीक है, और क्या कहते हैं इनको, गोल्जी अपैरेटस हो गए, ईआर हो गए, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ये चीज़ समझ में आई आपको कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, और ये इनके मेजर पार्ट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिविंग है। कैसी है, लिविंग मेम्ब्रेन है, मतलब कि जिंदा है। इसके अंदर और क्या, इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे लिविंग है, ठीक है। और क्या है ये, अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, लिपिड की लेयर है ये। किसकी लेयर है, लिपिड लेयर। लिपिड क्या होते हैं, लिपिड एक टाइप का फैट है। लिपिड क्या एक तरीके का फैट है। जैसे कि हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा है, वैसे ही लिपिड्स से क्या बन जाता है, फैट बन जाता है। तो ये जो लेयर बनी है हमारी सेल मेम्ब्रेन की, वो लिपिड्स से मिलकर बनी है। अगर मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली बताऊं तो बाई लिपिड लेयर है ये। बाई लिपिड लेयर का मतलब क्या होता है कि दो लिपिड की लेयर है इसके अंदर। बाई लिपिड मीन्स टू लेयर्स ऑफ लिपिड, टू लेयर्स ऑफ लिपिड, लिपिड की दो लेयर से मिलकर बनाई है। क्लियर है। बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है ये, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है। अगर मैं इसकी थिकनेस देखना चाहता हूँ, इसकी थिकनेस कितनी होगी मेम्ब्रेन की, थिकनेस इज 70 आर्मस्ट्रॉन्ग। कितनी है, 70 आर्मस्ट्रॉन्ग की इसकी थिकनेस है। और क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर वाटर और कुछ इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि मान लो पानी जैसी चीज़ें हो गई, एयर ऑक्सीजन वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इजीली सर्कुलेट हो सकती है। बाकी चीज़ें अवेलेबल इसके आर पार नहीं जा सकती। तो सिर्फ वाटर जा सकता है और इक्की दुक्की चीज़ें जा सकती हैं। हैंस क्योंकि हर एक चीज़ इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर पाती है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या होता है, जिससे आर पार निकल सके। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है कि कुछ कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही परमिएबिलिटी देती है, बाकी सब चीज़ों को ये परमिएबिलिटी नहीं देती। नेक्स्ट चीज़ क्या है, इलास्टिक है ये बहुत ज़्यादा। इलास्टिक भी बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं। बहुत ही आसानी से लचीलापन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। इसी वजह से क्या होता है, एक फिक्स शेप मेंटेन करने में ये क्या करती है, हेल्प करती है। क्लियर है ये चीज़। स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है आपको तो। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर मैं कॉम्पोजिशन देखूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन क्या है, ये तो हमने डिस्कस करा था क्या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फीचर्स क्या क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज़ें कितनी अवेलेबल है। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्पोजिशन, इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं कि किन किन चीज़ों से मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है, ठीक है। तो कॉम्पोनेंट्स, कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हैं। सेल मेम्ब्रेन का पहला कॉम्पोनेंट तो ये कि जो सबसे एक्सेप्टेबल, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो हमें वो मिला है, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर मिला है। वो स्ट्रक्चर कौन सा है, वो स्ट्रक्चर है हमारा सिंगर का, ठीक है, सिंगर का स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइलिपिड, बाइलिपिड
स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या बोला उन्होंने बोला कि इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसमें दो लिपिड की लेयर है, एक लिपिड की लेयर ये है, एक लिपिड की लेयर ये है, और इससे क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर मिलकर बना है। ये चीज़ समझ में आई। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और प्रेजेंट होती हैं, इसमें इन्होंने बोला कि इसके अंदर प्रोटीन देखने को मिलेंगे आपको। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या है इसके अंदर आपके पास अवेलेबल है प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो है आपके पास प्रेजेंट होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्लियर है। इसके बाद जो 75% आपकी मेम्ब्रेन बनी है वो किससे बनी है, फॉस्फोलिपिड से बनी है। मतलब कि 75% आपके पास क्या होगा, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होगा, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई। बीच बीच में आपको प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। ये प्रोटीन्स जो होते हैं, इन प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करेंगे चीज़ों को, जब मेम्ब्रेन से आर पार जाना होगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं, प्रोटीन हमारी हेल्प करते हैं। मैंने इसके नोट्स बनाए हुए, मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा इनको, ठीक है। अब प्रोटीन्स के भी टाइप दिए हुए हैं। प्रोटीन्स के टाइप क्या हैं, प्रोटीन्स के दो टाइप हैं, एक है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स और एक है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। बात नाम से ही समझ में आ रहा है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स अंदर की तरफ होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स बाहर की तरफ होते हैं, क्लियर है ये चीज़। इसके बाद बस यही है इसके अंदर, और तो कुछ है नहीं है सच, ठीक है। तो कंपोनेंट जो है सेल मेम्ब्रेन के वो इस तरीके से हैं। ये सारी की सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस कर ली। प्रोटीन्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं जो कि अंदर की तरफ होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो कि बाहर की तरफ होते हैं। प्रोटीन जो लेयर है ये हमारी सिंगर एंड निकल्सन स्ट्रक्चर, सिंगर एंड निकल्सन स्ट्रक्चर जो कि एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का। इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स होते हैं 75%, और कोलेस्ट्रॉल होता है जो क्या करता है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको और ज़्यादा हेल्पफुल बनाता है, और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है, और ज़्यादा यूज़फुल बनाता है। तो इसके साथ में ये वाला जो टॉपिक है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कॉमेंट अस। थैंक यू सो मच।